नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज महाजनपद और हर्यक वंश से लेकर के मौर्य वंश से पहले तक के काल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इतिहास में जीएस को मजबूत करना, इतिहास विषय जीएस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ से कई प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए यह वीडियो आज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग 16 महाजनपद के बारे में जानते हैं। 16 महाजनपद उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जब लोहे के आविष्कार के फलस्वरूप कृषि बड़े पैमाने पर होने लगा और अधिशेष की प्राप्ति होने लगी, तो दूसरी शहरीकरण का उदय हुआ। इसी 6ठी शताब्दी से बड़े पैमाने पर बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ और इन बड़े बड़े राज्य का जो उदय हुआ ये महाजनपद कहलाए। इन महाजनपदों की संख्या 16 थी। इसका उल्लेख हमें जैन धर्म के भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के साहित्य आचरांग सूत्र से प्राप्त होती है। कथा वस्तु से भी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इसके अलावे पाणिनि के अष्टाध्यायी से भी 22 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो चलते हैं अब 16 महाजनपद। आचरांग सूत्र और भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं इसकी कहाँ अवस्थिति थी, राजधानी इसकी कहाँ थी, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़े महाजनपद के रूप में अगर देखें तो मगध, अंग, कौशल, वत्स, अवंती था उस समय में। इसके अलावे आपको एक एक महाजनपद के रूप में देखें तो मगध महाजनपद का राजधानी प्रारंभ में गिरिब्रज था और उसके उपरांत पाटलिपुत्र और वैशाली भी मगध की राजधानी रह चुका है। सबसे पहले हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के शासनकाल में मगध की राजधानी गिरिब्रज बनाया गया था और गिरिब्रज के बाद उदयन जब पाटलिपुत्र का स्थापना किया, जो कि सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर था, तो पाटलिपुत्र का स्थापना करने के उपरांत उन्होंने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया। इसके बाद शिशुनाग वंश में काल में देखते हैं, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले लिया। हालांकि शिशुनाग का पुत्र कालाशोक उस राजधानी को परिवर्तित करके फिर से पाटलिपुत्र ले आया। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग का विस्तार वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में था। मगध का विस्तार गया और पटना में के क्षेत्रों में विस्तृत था प्रारंभ में। बज्जी संघ में छोटे छोटे 8 गणराज्य मिलकर के यह संघ बनाया गया था और बज्जी संघ का राजधानी वैशाली था। बज्जी संघ का राजधानी वैशाली था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी था। वत्स वर्तमान में इलाहाबाद के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है और ये कौशाम्बी जो है यह बौद्ध काल में काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि बौद्ध काल में भगवान बुद्ध इस कौशाम्बी में जाकर के कई बार अपना उपदेश दिया था। इसके अलावे जैन धर्म के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन के 6ठे तीर्थकर पद्म प्रभु का मंदिर यहाँ पर है कौशाम्बी में और यह प्रयागराज के आसपास स्थित है। अवंती का राजधानी उज्जैन है। यहाँ चंड प्रद्योत बिंबिसार के समय में शासन करता था और बिंबिसार का वैद्य जीवक चंड प्रद्योत के उपचार के लिए आया था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। प्रसेनजीत यहाँ के प्रमुख शासक हुआ करते थे। कौशल के बाद काशी भी काफी महत्वपूर्ण महाजनपद था और इसकी राजधानी बनारस था और यहाँ का शासक 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिताजी अश्वसेन था।
और सूरसेन का राजधानी मथुरा था। यही मथुरा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कर्म भूमि जन्मभूमि रहा है। कंबोज का राजधानी हाटक था, जबकि असमक का राजधानी पोत्तन था। अब देखते हैं मत्स्य ये राजस्थान में जयपुर के निकट आसपास वाले क्षेत्र में है और इनका राजधानी मत्स्य का राजधानी विराटनगर था। चेदी का राजधानी शोथीमती था। पंचाल का राजधानी अहिछत्र था। गांधार का राजधानी तक्षशिला था। महाभारत काल में मामा शकुनी इसी गांधार प्रदेश के रहने वाले थे। तक्षशिला में एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जहाँ के प्राचार्य श्री चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य रह चुके थे। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुरु का राजधानी हस्तिनापुर था। ये कौरवों का भी राज्य में हस्तिनापुर उनकी राजधानी रही थी। तो कुरु महत्वपूर्ण महाजनपद में से एक था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद और उसके राजधानी को देख चुके हैं। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण के बाद का समय और मौर्य साम्राज्य के स्थापना से पहले के बीच का जो समय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर इन समय में किनका कार्य रहा था, किनका शासनकाल रहा था और कैसा का शासनकाल रहा था। तो 16 महाजनपद में से मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मगध का सम्राट था, मगध का काफी विकास हुआ। मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मगध का विकास का कारण या इसके बड़ा साम्राज्य में उदय होने का प्रमुख कारण क्या रहा? तो सबसे पहली बात है कि मगध जो है यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्राकृतिक क्षेत्र था। भौगोलिक स्थिति काफी इसकी मजबूत थी। यहाँ उपजाऊ भूमि था, गंगा का मैदान उपजाऊ मैदान था। यहाँ पर हाथियों की प्रचुरता थी, यहाँ पर लोहे की भी प्रचुरता और तांबे की भी प्रचुरता थी और यातायात के लिए, समुद्र यातायात के लिए गंगा जैसी नदियाँ थी। तो इन सब कारणों से मगध का काफी विकास हुआ और मगध काफी शक्तिशाली ताकत के रूप में उभर करके सामने आया। और मगध को योग नेतृत्व बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद नंद जैसे योग सेनानायक और शासक का नेतृत्व प्राप्त हुआ। तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार जो है यह बृहद्रथ वंश को अपदस्थ करके हर्यक वंश का नींव रखा था और इनका शासनकाल 545 ईस्वी से लेकर के 492 ईस्वी तक रहा, ईस्वी पूर्व तक रहा। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार काफी ही योग्य शासक रहा। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया और युद्ध की भी नीति इन्होंने अपनाई। युद्ध के नीति के तहत इन्होंने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को मौर्य साम्राज्य का अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित करके इन्होंने अंग को मगध में शामिल कर लिया। इसके उपरांत इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी अपने राज्य को सुदृढ़ और विस्तृत करने का प्रयास किया। इसके तहत इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत के बहन से शादी, कौशला देवी से शादी करके दहेज के रूप में काशी को प्राप्त किया। मद्र नरेश जो कि पंजाब क्षेत्र में शासन करता था, वहां की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने शादी किया। इसके बाद इन्होंने राजा प्रसेनजीत जो कि वैशाली के शासक थे के साथ भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित की और अपना प्रसेनजीत के बहन से अपना शादी किया। इस तरह से देखते हैं बिंबिसार अपने साम्राज्य का वैवाहिक संबंध और युद्ध की नीति को अपना करके मगध को काफी विस्तृत किया। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था।
बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार का हत्या करके मगध का शासक बना। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु अब बहुत ही योग्य शासक बना। उन्होंने काशी को और अपने साम्राज्य में मिला लिया और बज्जी संग में फूट डालने के लिए अपने मंत्री वस्कार को भेजा और नए हथियार, रथ मूलक और महाकंटक शिलाधार का उपयोग करके बज्जी संग में फूट डाल करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस तरह से मगध साम्राज्य का विस्तार किया और उसे सुदृढ़ किया। इसका शासनकाल 492 ईस्वी से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक रहा। उसके बाद बिंबिसार के उपरांत बिंबिसार का पुत्र उदयन मगध का शासक बना। उदयन पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र लाया। उदयन के उपरांत उसका पुत्र अनुरुद्ध, मुंडक और दशक शासन किया और इन्होंने 444 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी के बीच में इन लोगों ने शासन किया। लेकिन दशक जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, इसे जनता ने अपदस्थ कर शिशुनाग को मगध का शासक बनाया। शिशुनाग वंश की नींव रखा और इन्होंने शासन करना प्रारंभ किया। इन्होंने अवंती और वत्स को मगध साम्राज्य में मिला लिया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से इन्होंने वैशाली स्थानांतरित कर दी। शिशुनाग के उपरांत उसका पुत्र कालाशोक मगध का शासक बना। कालाशोक अपनी राजधानी वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र लाया। कालाशोक का हत्या करके महापद नंद ने 344 ईस्वी में नंद वंश का नींव रखा। नंद वंश का नींव रखने वाला महापद नंद काफी शक्तिशाली साबित हुआ। उन्होंने अपने समकालीन सभी राजाओं को पराजित करके मगध को काफी सुदृढ़ किया। उन्होंने एक रात सर्वछत्रांग आदि उपाधि धारण की। उग्रसेन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। महापद नंद हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है महापद नंद कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग में एक नहर भी खुदवाया और जीनसेन का मंदिर को कलिंग से ला करके मगध ले आया था। महापद नंद के वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का नींव रखा। अगले वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो देखते हैं कि कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का शासक था, इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति का 483 ईस्वी में जो आयोजन हुआ था वह हुआ था आपको गिरिब्रज में अजातशत्रु के शासनकाल में। और दूसरा बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, यह वैशाली में हुआ था। तो अब इसके बाद कल मौर्य काल के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।